नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा विज्ञान के टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे अभी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी और ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस सभी भर्तियां आने वाली हैं और कुछ भर्तियां आ चुकी हैं और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक। तो हम यूथ बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शुरू करते हैं। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है? तो ये फैलन का मत है। हिंदी इस मिट्टी की बोली है और अरबी फारसी से अधिकतम जनमानस के निकट है। यह मत भाषाविद फैलन का है। ग्रियर्सन के अनुसार यही यानी हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत करते हैं और भारत में सर्वत्र समझी जाती है। नेक्स्ट, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार से कम नहीं है। ये हिंदी के बारे में कहा गया। नेक्स्ट है, देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। किस विद्वान का मत है? तो ये मोनिवर विल्सन का मत है। मोनिवर विल्सन का कथन है कि देवनागरी में यद्यपि जेड और एफ यानी जा फा के लिए पूर्ण वर्ण नहीं है, फिर भी यह सभी ज्ञात लिपियों में से अधिक पूर्ण और संतुलित है। उदयनारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती हैं। कहने का तात्पर्य, भाषा और लिखने की कला एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से अलग करती हैं, जिसके सहारे वह निरंतर उन्नत यानी प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहता है। ये उदय नारायण तिवारी के शब्दों में है। फिर नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना। सन 1666 ईस्वी में अथानियस के 4 की पुस्तक चाइना इलस्ट्रेटा पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंस का और पंचानन कर्मकार को है। ये भी क्वेश्चन एक अलग से नया क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो नागरी लिपि बनाने का श्रेय किसको है? तो चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो इसमें है एक माँ के 2 धिवाड़े आछय, एक भारत के 2 बेटे छे, फिर एक मनई के 2 बेटवा रहिन, एक के 2 लड़के थे। तो यह एक मनई के 2 बेटवा रहिन ये अवधि का सही उदाहरण है। अन्य सभी असंगत हैं। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृति है। तो प्राचीन भारतीय भाषा का वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा की क्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृति सन 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली प्रकृत यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत यानी द्वितीय भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर नेक्स्ट है अपभ्रंश स्थिति यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किन महापुरुष के मत हैं? तो ये आचार्य विनोबा भावे का मत है। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा का जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी दे सकती है। यह मत आचार्य विनोबा भावे का है। 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ? 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश
आदेश जयचंद के 7वीं से 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 दिसंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि बनाया गया। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? तो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र यानी मथुरा है। नेक्स्ट है, फिर इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो ब्रज बोली आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की विशुद्ध रूप से बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप से बोली जाती है। ब्रजभाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारीदास ने किया। हिंदी साहित्य में 13वीं सदी में से ब्रजभाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं है? तो बांग्ला है। बांग्ला लिपि के अंतर्गत नहीं। बांग्ला लिपि पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है। बांग्ला भाषा असमिया या विष्णुप्रिया मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि देवनागरी लिपि की भाषाएं कौन सी हैं? तो संस्कृत भी देवनागरी, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और गढ़वाली, ये सब देवनागरी लिपि है। तो नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। नेपाली भाषा की संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्र लिपि ऐसी भाषा को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भाव चित्र होते हैं। गुरमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा। फिर ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ग्रीक वासियों ने मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि नामों से जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। सम्राट अशोक, शाह बाजगढ़ी और मानसेरा ने के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखवाए जाते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई? तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश में हुई। सौरसेनी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबद्ध अपभ्रंशों के आधार पर वर्गीकरण किया है अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। तो अपभ्रंश में है सौरसेनी यानी मध्यवर्ती, मगधी पूर्वी, अर्धमगधी मध्य भाग पूर्वी, महाराष्ट्री दक्षिणी, ब्राह्मण पश्चिमी। तो आधुनिक भाषाएं में क्या है? तो पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सौरसेनी के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट है मागधी पूर्वी यानी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। मागधी, अर्धमागधी पूर्वी यानी पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री, मराठी, ब्राह्मण, सिंधी, पैसाची यानी लहदा पंजाबी। नेक्स्ट है एक भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग रूप से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहा जाता है। कथन किसका है? भोलानाथ तिवारी का है। भोलानाथ तिवारी भाषा के अंतर्गत जब कोई अलग अलग भाषा विकसित होते हैं तो उन्हें बोली कहा जाता है। कथन भोलानाथ तिवारी का है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगधी, बुंदेली आदि राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा द्वारा सरकार के सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है।
तो इसमें पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, यानी ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी की बोली नहीं थे। ये तो कुछ 12-13 महत्वपूर्ण भाषा विज्ञान के क्वेश्चन। आगे ऐसे और क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगी। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए जी धन्यवाद।